मुंबई तक brought to you by हिरल वा इंडिया स्पाइसेस। वा इंडिया कंप्लीट मसाले। आपके घर का शेफ। नमस्कार, मी मिलिंद खांडेकर आणि आपण पाहत आहात मुंबई तक। महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी CSDS लोकनीती या संस्थेने एक सर्वे केला आहे। या सर्वेप्रमाणे महाविकास आघाडी म्हणजेच MVA याला एक स्लाइट एज आहे किंवा एक मामूली बढत आहे महायुतीवरती, असं या सर्वेमध्ये म्हणण्यात आलं आहे। या सर्वेमध्ये असं म्हटलं आहे की मुस्लिम, बुद्धिस्ट, आदिवासी, गरीब, लोअर क्लास आणि शेतकऱ्यांमध्ये MVAला लीड आहे। आणि स्पेशली महायुतीचं जेव्हा आपण बोलतो तर त्याच्यामध्ये सरप्रायझिंगली मराठा समुदायामध्ये महायुतीला मोठी लीड आहे। नंतर जे अपर कास्ट ज्यांना आपण म्हणतो त्यांच्यामध्ये त्यांची लीड आहे, दलित समुदायामध्ये पण त्यांना लीड आहे, OBC मध्ये पण लीड आहे। हे दोन महत्त्वाची गोष्ट आहे। एक तर हे वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये लीड आहे MVAला आणि महायुतीला, हे आपण सांगितलं। आणि एक महत्त्वाचा एक आकडा असा आहे की उद्धव ठाकरे हे सगळ्यात नंबर 1 पसंतीचे मुख्यमंत्री उमेदवार आहे। त्यांना 28% लोकांनी पसंती दिली, जेव्हा की एकनाथ शिंदे जे आता विद्यमान मुख्यमंत्री त्यांना 20% लोकांनी त्यांना पसंती दिली आहे। तर या सर्वेबद्दल बोलण्यासाठी माझ्यासोबत आहे CSDS लोकनीतीचे डायरेक्टर संजय कुमार। मिलिंद जी, मुझे चर्चा में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय जी, आपके ही जो आज लेख पढ़ा मैंने कि महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए वो भी एक कारण बना कि बीजेपी को 240 पर रोक दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को पिछली बार 23 सीटें मिली थी और इस बार 9 सीटें मिली थी। तो महाराष्ट्र का नतीजा भी कहीं ना कहीं बीजेपी का खेल बिगाड़ने का योगदान रहा। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव के लिए आपने 5 अक्टूबर तक जो सर्वेक्षण किया है, तो उसमें आप कह रहे हैं कि स्लाइट एज है MVA को, मतलब जितना बड़ा हमें अंतर दिखा लोकसभा चुनाव के दौरान उतना बड़ा अंतर हमको नहीं दिख रहा है। और मैं दर्शकों के लिए आंकड़े पढ़ देता हूं कि आपने कहा है कि MVA को मुसलमानों में 48% का लीड है, बुद्धिस्ट में 44% का लीड है, आदिवासियों में 30% का लीड है, गरीबों में 11% का है, लोअर क्लास में 5% का है और किसानों में 11% का लीड है। अब हम देखते हैं कि महायुति में लीड किसका है, तो सवर्ण मतदाता 45% का लीड है महायुति को। सरप्राइजिंगली मराठा जो है वहाँ पर भी 18% का लीड है महायुति के पास। OBC में भी बीजेपी के पास महायुति के पास लीड है। दलितों में भी, जैसे हमने देखा, बुद्धिस्ट जो थे वो महाविकास आघाड़ी के साथ है, लेकिन एक दलित जो समुदाय है 7% का लीड महायुति के पास है। और जो अमीर मतदाता है उनमें भी 17% का वोट है। तो ये जो आंकड़े को हम कैसे समझे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी महाविकास आघाड़ी को एक स्लाइट एज है, मामूली सी बढ़त है। संजय जी, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, मामूली बढ़त की हम बात कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं दर्शकों को बताने के लिए। ये सर्वे कब किया गया? जब चुनावों की घोषणा नहीं हुई थी, उसके भी पहले का सर्वे है। ये सर्वे 24 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच किया गया। सर्वे का कोई मकसद ये नहीं था जानना कि किस पार्टी की जीत होगी और किस पार्टी की हार होगी। और कोई सर्वे 1 महीने पहले करके ये बता भी नहीं सकता कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। सर्वे सिर्फ यही बताता है कि जिस वक्त सर्वे किया गया उस वक्त स्थिति क्या थी। और सर्वे से बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि जिस वक्त सर्वे खत्म हुआ, 5 से 6 अक्टूबर के पास सर्वे हमने खत्म किया, जब चुनाव के तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई थी, तो दोनों गठबंधन बिल्कुल जिसको कहते हैं आमने सामने खड़े दिखाई पड़ते हैं। जिन जातिगत वोट का आपने जिक्र किया, अगर आप उसको देखें तो आप देखेंगे कि आधी जातियां एक तरफ है और दूसरी जातियां दूसरी तरफ गोलबंद हो रही हैं। अगर आप क्लास के आधार पर देखें तो गरीबों में एक अलायंस को लीड है, तो अमीरों में दूसरे अलायंस को लीड है। स्पष्ट ये दिखाई पड़ता है, संकेत साफ मिलते हैं कि जब चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई थी, या यूं कहीं इस वक्त कांटे का मुकाबला दिखाई पड़ता है दोनों गठबंधनों के बीच में। ये कह पाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। ये जरूर है कि आपने संकेत साफ देखे हैं, पढ़े हैं, कि हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को मामूली सी बढ़त है। अब वो मामूली सी बढ़त बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इन बातों पर निर्भर करेगा कि टिकट बंटवारा कैसे होता है, किसके कितने रेबल हैं। आपने हाल ही में देखा हरियाणा का चुनाव किस तरह से बदला। तो हम सिर्फ ये संकेत दे रहे हैं कि जब चुनाव शुरू हुआ है तो दोनों गठबंधन बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं
और एक कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ता लेकिन संजय जी, जब आपने मुख्यमंत्री पद की बात की है, मुख्यमंत्री पद के लिए आपने पूछा कि कौन चेहरा सबसे पसंदीदा चेहरा है, तो उस समय उद्धव बाला साहब ठाकरे को लीड पर्याप्त रूप से 8% की लीड है। बाकी जो एकनाथ शिंदे के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो उनको जो लीड मिली हुई है वो 28% पर जो पसंदीदा चेहरा है वो उद्धव ठाकरे हैं। एकनाथ शिंदे 20% पे है, देवेंद्र फडणवीस 16% पे है, शरद पवार 8% पे है और अजीत पवार तो बहुत पीछे 3% पे है। तो आप जो कह रहे हैं कि जो वोट शेयर में तो बहुत कांटे की टक्कर है या एमवीए को बड़ी मामूली सी एज है, लेकिन जब मुख्यमंत्री पद के लिए हम चेहरा देखते हैं तो उद्धव ठाकरे काफी आगे है। और आमतौर पर संजय जी, हमने सर्वे में देखा कि जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होता है वो नंबर 1 पे होता है, आमतौर पे मैं कह रहा हूं आपसे। तो यहां पर ये जो उद्धव ठाकरे को जो बढ़त है, ये क्या कहती है इस मतलब पूरे चुनाव के बारे में? नहीं, निश्चित रूप से क्या कहती है, सबसे पहला संदेश, अगर हम इंडिविजुअल लीडर्स को देखें तो सबसे जनता के नजरिए में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सबसे बड़ी पहली पसंद उद्धव ठाकरे हैं और दूसरी पसंद जो इस वक्त के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर शिंदे वो हैं। लेकिन आप ये देखिए, दुविधा बहुत है। मुझे लगता है कि दुविधा दोनों गठबंधनों के बीच में है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। और आप देखें कि जो तीसरे नंबर है वो फडणवीस का आता है। अगर आप शिंदे और फडणवीस के आंकड़ों को जोड़ दें तो वो आंकड़ा कहीं बड़ा हो जाता है। हालांकि उधर भी शरद पवार के लिए भी 8 या 9% का आंकड़ा है। तो एक्चुअली जी। में दोनों गठबंधनों में अभी तक क्लियरिटी नहीं है। ये जरूर है कि अगर हम महायुति की बात करें तो उसमें मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और लोगों को लगता है कि अगर इनकी सरकार बनेगी तो शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस अपनी दावेदारी बार बार संकेत देकर पेश कर रहे हैं, इसी वजह से देखिए बीजेपी के वोटरों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो संकेत बहुत साफ है। इंडिविजुअल लीडर के रूप में मुझे लगता है कि सर्वे साफ बताता है उद्धव ठाकरे सबसे पॉपुलर हैं। लेकिन चूंकि असमंजस की स्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री बनेगा कौन, दोनों गठबंधन में से किसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। साफ साफ ये स्पष्ट नहीं किया है कि उनका मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है या चेहरा कौन है। इसी के लिए इस तरह के आपको लोगों के परसेप्शन नजर आ रहे हैं। नहीं तो संजय जी, जो आपने जैसे हमने कहा कि भाई कांटे का मुकाबला है, बार बार दर्शकों को बता रहे हैं ये कांटे का मुकाबला है, मामूली बढ़त एमवीए को है। तो जब मुख्यमंत्री के चेहरे की बात आती है तो एमवीए को क्लियरली जो नंबर 1 चेहरा है वो काफी आगे है उनका। लेकिन एक और आंकड़ा जो कि महायुति या बीजेपी के पक्ष में जाता है संजय जी, मैं वो स्क्रीन पे लेना चाहूंगा कि लगभग 61% लोग जो है सरकार से संतुष्ट है। मतलब बहुत ज्यादा संतुष्ट और कुछ हद तक संतुष्ट अगर आप जोड़ लेंगे तो 20% पूरी तरह से संतुष्ट है और 41% जो है वो कुछ हद तक संतुष्ट है। और जो असंतुष्टों का आंकड़ा है वो 14% कुछ हद तक असंतुष्ट है और पूरी तरह से असंतुष्ट जो है 18% है। तो संजय जी, ऐसा लगता है कि ये जो महायुति की सरकार है, एकनाथ शिंदे की सरकार है, उसके प्रति मतलब लोगों को नाराजगी तो छोड़िए, लोग लगता है कि ठीक चल रही है सरकार से, उनको कोई बहुत ज्यादा शिकायत नहीं लग रही है। सरकार, आपने कहा ठीक चल रही है, मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, सरकार ठीक ठाक चल रही है। आप दो एक्सट्रीम्स को देखें, कितने परसेंट लोग हैं जो बहुत संतुष्ट हैं, जिन तो उसमें 20% है और उतने ही लगभग 18% जो बिल्कुल असंतुष्ट हैं। दो एक्सट्रीम्स को देखें तो आपको संकेत साफ मिलेगा कि सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की जो राय है वो बिल्कुल बटी हुई है। और वो जो बीच का आंकड़ा है कि कुछ हद तक संतुष्ट है, उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ हद तक संतुष्ट है, मतलब कुछ हद तक असंतुष्ट भी हैं। तो दो एक्सट्रीम्स को जब पकड़े तो बहुत साफ संकेत दिखाई पड़ते हैं कि लोगों का आकलन सरकार के कामकाज के बारे में भी बटा हुआ है। लगभग जितने वोटर उनके कामकाज से बहुत खुश हैं, उतने ही लगभग वोटर ऐसे हैं जो उनके कामकाज से असंतुष्ट हैं। सर्वे में कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो ये बताते हैं कि कांटे का मुकाबला है और लोगों की का जो वोट है या उनका जो सपोर्ट है वो दोनों गठबंधनों के लिए बटा हुआ दिखाई पड़ता है। चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, वोट की बात हो, जातिगत को देखें, आपने सरकार के कामकाज के आकलन की बात की, उसमें भी देखें तो कैसे वोटर आपको बटे हुए दिखाई पड़ते हैं। ये दो और मुद्दे हैं जो कि अभी महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा है। एक तो है मराठा आरक्षण या मराठा किसके तरफ जाएंगे। ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनली कि वो कांग्रेस या एनसीपी के साथ रहते हैं, जो पुराना अगर एनसीपी को जोड़ा जाए तो। लेकिन आपका सर्वे दिखा रहा है कि मराठाओं में भी महायुति को, क्योंकि मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से आते हैं, तो वहाँ पर भी मराठा समुदाय में भी जो है एज है
महायुति को। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मराठा वोट है ये किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि जो पॉपुलर परसेप्शन ये है कि मराठा वोटर जो है वो एनसीपी या कांग्रेस के साथ जाएगा या उद्धव ठाकरे के साथ कुछ हद तक चला जाएगा। लेकिन जो सर्वे में ऐसा लग रहा है कि लीड जो है, बल्कि जबकि मराठा आरक्षण को लेकर इतना बड़ा आंदोलन चला, नाराजगी हमको देखने मिली लोकसभा चुनाव में भी, पर आपका सर्वे ये दिखा रहा है कि वो एडवांटेज तो महायुति को मिल रहा है उस समुदाय से। दो बातें हैं। एक तो कई बार समुदाय खास विशेष समुदाय के लोग सत्ता के साथ दिखाई पड़ना चाहते हैं, और आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री उसी समुदाय से हैं, तो इसी के लिए मराठा समुदाय के वोटरों का अभी इस वक्त रुझान दिखाई पड़ता है ज्यादा महायुति के पक्ष में है, न कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के पक्ष में है। आपने कहा कि जैसा परसेप्शन है कि भाई वो कांग्रेस के साथ ही जाते हैं मराठा, वो एनसीपी के साथ ही जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सर्वेक्षण के जो आंकड़े आते हैं वो परसेप्शन से अलग दिखाई पड़ते हैं। अभी हाल ही में हम हरियाणा के चुनाव को न भूलें, क्या परसेप्शन बना था कि दलित वोट बिल्कुल पोलराइज्ड होगा कांग्रेस के पक्ष में, जाट वोट पोलराइज्ड होगा, और कांग्रेस की हवा बह रही है, कांग्रेस की आंधी है, तूफान है। और हुआ क्या? यस, ये जरूर है कि जाट वोट कांग्रेस के पक्ष में गया, लेकिन उतना नहीं जितना शायद कांग्रेस भी उम्मीद कर रही थी। 56% उनको जाट वोट मिला और 26-27% जाट वोट बीजेपी के पक्ष में भी गया। और अगर हम दलितों की बात करें हरियाणा में, तो दलित का वोट भी बटा हुआ था। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा समझते हैं जमीनी हकीकत कुछ और हो सकती है, और इस वक्त तो सर्वे के संकेत वही दे रहे हैं, सर्वे के आंकड़े वही संकेत दे रहे हैं कि भले ही हमें लगता है मराठा वोट एक मुश्त एनसीपी कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, लेकिन इस वक्त ऐसी मनोस्थिति दिखाई नहीं पड़ती है अगर हम मराठा समुदाय के वोटरों की बात करें तो। नहीं तो चिंता का कारण होना चाहिए एमवीए के लिए खास करके, क्योंकि उनके पास मुसलमानों का वोट आ रहा है, उनके पास दलितों का भी, मतलब बुद्धिस्ट वोट भी आ रहा है, या आदिवासियों का भी वोट आ रहा है। लेकिन अगर मराठा वोट उनके पास नहीं आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक डिसएडवांटेज मालूम होता है। इस वक्त तो डिसएडवांटेज है, लेकिन चिंता के साथ साथ मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी का भी पार्ट हो सकता है। अगर किसी पार्टी को इससे संकेत लेने हैं, सर्वे पब्लिक डोमेन में है, जिसको जो संकेत लेने हैं, तो चिंता तो होनी चाहिए पार्टी को, गठबंधन को चिंता होनी चाहिए कि भाई मराठा वोट उनसे छिटकता हुआ सा दिख रहा है। छिटक गया है ये सर्वे नहीं कह रहा है, ये कह रहा है इस वक्त मराठा वोट अ, महायुति के पक्ष में झुका हुआ है। तो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को कोशिश करनी होगी कि आप कुछ ऐसे कदम उठाएं, टिकट बंटवारे को लेके या जैसा भी संदेश देना चाहें, एक पॉजिटिव संदेश दें। क्योंकि आपने ठीक कहा, मराठा वोट ट्रेडिशनली भाई शरद पवार के साथ जाता रहा है, तो क्या कारण है कि मराठा वोट उनकी ओर झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? तो चिंता के साथ साथ स्ट्रैटेजी बनाने की भी पहल मुझे लगता है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को करनी चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि ये अहम वोट है उनके लिए। अगर उन्हें जीत सुनिश्चित करनी है या चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है, तो मराठा वोटरों को अपनी ओर लाने की पूरी कोशिश करनी होगी। ये तो मराठा आरक्षण को लेकर ही आंदोलन चल रहा है। एक मनोज जरांगे पाटिल जो कि मांग कर रहे हैं कि कुणबी समुदाय के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या आकलन है सर्वे का कि वो चुनाव पर किस तरह से असर डालेंगे? देखिए, कुछ ना कुछ तो असर होगा। अब ये देखना होगा कि किस तरह से उनका रुझान किस तरफ होता है, वो किसकी ओर झुके हुए दिखाई पड़ते हैं। इस वक्त मुझे लगता है ये भी एक कारण है कि लोगों को लगता है जो सत्ता में पार्टी है उसके लिए शायद संभव होगा इस पर आगे पहल करने की। अगर मराठाओं को कोई रिजर्वेशन देने की बात या उसकी पहल या उसमें कोई भी चीज आगे बढ़ेगी, तो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ अगर हम खड़े रहेंगे तो शायद इसमें फायदा दिखाई पड़ेगा। तो ये सब निर्भर करेगा आने वाले समय में, आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में, कि उनका रुख किस तरफ दिखाई पड़ता है, जनता क्या भापती है, वो किसकी तरफ झुके हुए दिखाई पड़ते हैं। और वो एक तरह से मराठा वोट को एक पक्ष में या दूसरे पक्ष में टिल्ट करने में शायद सफलता उससे मिल सकती है। संजय जी, एक और जो लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा परिवर्तन महायुति सरकार ने किया और वो गेम चेंजर माना जा रहा है, वो है लाड़की बहन योजना, जिसमें 1500 रुपये महीने महिलाओं को दिए जा रहे हैं, और करीब करीब 2 करोड़ महिलाओं को, ये जो आंकड़ा है 1 करोड़ 90 लाख या 2 करोड़ कह लीजिए,
2 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपये महीने के मिल रहे हैं। तो आपका सर्वे जो ये कहता है कि जिनको जो बेनिफिशियरी है वो मामूली रूप से, शायद 45% आप कह रहे हैं कि वो महायुति के पक्ष में है और 41% उनके खिलाफ है, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखता नहीं है, ऐसा लगता है आपके सर्वे से? देखिए, इस वक्त नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, 45% और 41, 4-5% का यहाँ भी फर्क है। हम बार-बार ये कहते हैं कि आप किसी भी राज्य को देख लें और किसी भी स्कीम्स को देख लें, तो स्कीम जो पार्टी लेके आती है, उसको निश्चित रूप से लाभार्थियों के बीच में फ़ायदा मिलता है। लेकिन लोगों का ये मान लेना कि सिर्फ लाभार्थी के स्कीम से ही आप चुनाव जीत जाएँगे, ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी जब बीजेपी की सरकार तिबारा-चौबारा चुन के आई, तो ये कहा जाने लगा कि लाडली बहना स्कीम के द्वारा ही मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार फिर से चुन के आई है। उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला था, लेकिन उतना नहीं जितना आप समझ बैठते हैं। इस वक्त सर्वे के आंकड़े ये बता रहे हैं कि जिनको लाडली बहन स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है, उनका वोट महायुति के पक्ष में झुका हुआ है। निर्णायक नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा उस गठबंधन को निश्चित रूप से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो संजय जी, अभी तक जो सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे से मुझे दो जो पॉपुलर परसेप्शन के विरोध में, जैसे आपने कहा कि भाई ये तो डेटा है, सर्वे है, कि एक तो मराठा जो मान के चल रहे थे कि सब कांग्रेस या एनसीपी तरफ झुका हुआ है, और दूसरा कि ये लाड़की बहन का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वो कम से कम अभी तक के सर्वे में नहीं दिखा है। सबसे आखिर में मेरा सवाल संजय जी है कि जो आपने कहा कि और ये चूंकि आपने लोकसभा चुनाव में भी यही बातें उठाई थी कि जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई जो है लोगों की नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा है, तो ये मुद्दा किस तरह से प्ले आउट करेगा? मतलब अभी भी आप उसको, क्या ये स्लाइट एज जो मिल रहा है, आपने कहा कि वो बेरोजगारी जैसे मुद्दे की वजह से मिल रही है या महंगाई जैसे मुद्दे की वजह से मिल रही है? नहीं, मुझे लगता है कई चीजें हैं। एक तो जब बहुत बार-बार हम कह रहे हैं बहुत मामूली एज है। जब कोई भी पार्टी या गठबंधन की सरकार होती है तो कुछ न कुछ चीजों को लेके नाराजगी होती है, अनलेस अनटिल की सरकार का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हो। लेकिन ऐसे संकेत नहीं मिलते कि सरकार के प्रदर्शन से लोग बहुत खुश हैं। आंकड़ों का आपने जिक्र किया, 20% लोग कहते हैं पूरी तरह से नाराज हैं और 20% लोग पूरी तरह से खुश हैं सरकार के कामकाज से, और 18% लोग सरकार के कामकाज से पूरी तरह नाराज हैं। तो कुल मिला के ये दिखता है कि भाई मामला बराबरी का है। तो अ अ, मतलब ऐसा दिखाई पड़ता है कि चाहे स्कीम्स की हम बात करें, चाहे लीडरशिप की बात करें, सारे मामलों पे ये दिखाई पड़ता है कि ये जो चुनाव है, कांटे का मुकाबला दिखाई पड़ता है। कई चीज़ें अभी निर्भर करेंगी, चुनाव कई चीज़ों पर निर्भर करेगा। पार्टियों के बीच तालमेल कितना रहता है, टिकट बंटवारे को लेकर किस गठबंधन में घमासान होता है और कौन सा गठबंधन टिकट बंटवारे को लेके आपस में इस मामले को सुलझा सकती है। अलग-अलग पार्टी, अलग-अलग समुदाय के लोगों को कितना प्रतिनिधित्व देगी टिकट बंटवारे में, कैंपेन कैसे होगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है ये जो लीड दिखाई पड़ेगी आखिरी में, चुनाव इस बात पे निर्भर करेगा कि आपने चुनाव को मैनेज कैसे किया। न तो बहुत स्ट्रॉन्ग संकेत मिल रहे हैं सरकार से नाराजगी की, न ही स्ट्रॉन्ग संकेत है कि सरकार से कामकाज से लोग बहुत खुश हैं। अगर बहुत नाराज होते तो चाहे कुछ भी हो, सरकार के हारने की गुंजाइश ज्यादा होती है। अगर ऐसे संकेत मिलते कि भाई लोग बहुत खुश हैं, तो अगर 19-20 भी हो जाता टिकट बंटवारे में, तो भी चुनाव रूलिंग पार्टी जीत सकती थी। लेकिन यहाँ चूंकि बराबरी का मुकाबला दिखाई पड़ता है, तो इन बातों पर निर्भर करेगा कि कौन सा गठबंधन, जो कहते हैं मैनेज किसने किया चुनाव को बेहतर, और मैनेज करने के पहली कड़ी में है आपस में टिकट बंटवारे को लेके, कैंपेन को लेके, और आखिरी में वोटरों को कौन चुनाव के दिन वोटिंग बूथ पर लेके आता है और वोट डलवाने के लिए लंबी कतारों में वोटर खड़े होने को तैयार हैं। इन सब चीजों पर मुझे लग रहा है ज्यादा ये चुनाव निर्भर करता है गठबंधन पर, चुनाव के मैनेजमेंट पर, न कि मुद्दों पर। महंगाई, बेरोजगारी हर चुनाव में मुद्दा बन के आता है, लेकिन अगर हम बेरोजगारी की भी बात करें, तो अभी हरियाणा के चुनाव में ही बेरोजगारी, जो ऐसे वोटर जो कहते थे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, उनकी तादाद लगभग दुगनी थी जितनी महाराष्ट्र में है। हरियाणा में तकरीबन 45-46% वोटर कह रहे थे कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमें पता है कि सरकार
बीजेपी की सरकार फिर से चुनी गई, फिर से चुनाव जीत जाती है। और उसकी एक वजह ये जरूर रही कि उन्होंने चुनाव को मैनेज अच्छे तरीके से किया। वर्कर उनके जमीन पर काम कर रहे थे, उनका चुनावी मैनेजमेंट बेहतर था। तो मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दो मुद्दे बहुत निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं इन चुनाव के नतीजों पर। तर आपण चर्चा केली संजय कुमार यांच्यासोबत. या सर्वेप्रमाणे MVAला स्लाइट एज आहे महायुतीबद्दल वरती विधानसभा निवडणुकीमध्ये. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी आहे की हा सर्वे 5 ऑक्टोबर रोजी संपला आहे. म्हणजे मतदानाच्या कमीत कमी 45 दिवसापूर्वी हा सर्वे घेण्यात आला होता. तर या 45 दिवसामध्ये जसं संजय कुमार म्हणाले की कोण निवडणुका बेहतर मॅनेज करतं, 30 पक्ष किंवा 30 युती ही निवडणूक जिंकेल. मुंबई तकमध्ये ही चर्चा बघण्यासाठी आपला आभार. नमस्कार.